हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं घर से ही आज लाइव हूँ आपकी सेवा में। तो आइए हम लोग 40 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे दोस्त सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में आज है और देखिए वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और मोर देन वन ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त इसके लिए तो आपको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो ऐसा करिए ना, आप श्रीधराचार्य का रूल ही लगा लीजिए ना। माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में मेरे दोस्त क्या 2a। ठीक है, तो देखिए माइनस बी, तो बी आपका खुद ही है 99, तो ये हो जाएगा 99 और प्लस रूट, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801 और माइनस जब हम 4ac करने जाएंगे तो a तो हमारे पास 1 है, तो a तो 1 हो जाएगा, लेकिन c हमारा क्या हो जाएगा 127। और मेरे दोस्त बाई में कितने, तो बाई हमारा 2a, तो ये हमारा 2 ही रह जाएगा। अब हम यहां से ये देखेंगे कि 7 चौके 28, देखिए 7 चौको 28, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 508 हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब हम अगर 9801 में 508 अगर घटाते हैं तो मेरे दोस्त ये हमारा देखिए 9801 में 508 अगर हम घटाएंगे तो रियलिटी में यहाँ ये 3 होगा, ये हमारा 9 होगा, 7 में 5 गया 2, ये हमारा 9200 मेरे मित्र 93 होगा। अब 9293 का मतलब क्या है, तो इसका जो वर्गमूल होना है वो मेरे मित्र कितना होगा। तो आप इतना श्योर रहिए कि 95 का वर्गमूल क्या होता है मित्र, सॉरी 95 का स्क्वायर क्या होता है 5 25 और 10 9 90, यानी 95 का स्क्वायर अगर 90125 है तब तो मेरे मित्र इसका जो वर्गमूल होगा वो 96 के आसपास होगा। आप 96 का भी स्क्वायर करके देख ही लीजिए। जीरो मेरे दोस्त, ये 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16 और 4 घटा देंगे तो 92, यानी कि 96 के आसपास 9223 का हमारा वर्गमूल होगा। तो मेरे दोस्त अगर अप्रोक्स अगर इसका वर्गमूल 96 भी होता है तो भी तो 99 से छोटा ही है, कहोगे हाँ सर। तब तो -99 प्लस 96 करोगे तो भी निगेटिव होगा, और -99 एक बार -96 लोगे तो भी निगेटिव होगा, यानी ये भी निगेटिव हो जाएंगे, ये भी निगेटिव हो जाएंगे। तो मेरे मित्र यहाँ पर दोनों ही टर्म अगर निगेटिव हो गए, इसका मतलब यह है कि एक बार प्लस लेंगे तो भी निगेटिव हो जाएगा, माइनस लेंगे तो भी निगेटिव हो जाएगा, यानी अल्फा भी निगेटिव और बीटा भी निगेटिव। तब तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या कहीं कोई दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए। चलिए रेणु जी, सभी लोग को गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग। ठीक है, आइए ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के फूल हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के फूल हैं और मेरे दोस्त तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के फूल हैं, और कहा आखिरी पंक्ति में 5 गुलाब के फूल हैं। तो बताइए यहाँ पर कुल कितने पंक्ति हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, मतलब ये एपी है, और एपी में हमसे नंबर ऑफ टर्म मांग रहा है। नंबर ऑफ टर्म होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे मेरे मित्र, T2 माइनस T1, डिफरेंस हो जाएगा -2 और +1, यानी यहाँ -18, यानी n का मान हमारा 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मेरे दोस्त टीचर वाली सारी क्लास यहीं पर होना है, इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन था। आइए हम 3 नंबर की ओर चलते हैं। कहता है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 रुपए की लागत 70 रुपए है, तो कुल कितने लागत होंगे। अब आप देख लीजिए, हमारे पास मेरे मित्र एक शंकु है, ठीक है, और इस शंकु की त्रिज्या हम देख रहे हैं 24, और इस शंकु की मेरे दोस्त हाइट हम देख रहे हैं 10। 24 है और ये 10 है, तो कहीं ना कहीं ये 26 ट्रिपलेट से हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर।
अब अगर कैनवास, तो कैनवास कहाँ, वक्र सतह पर, लेटरल सरफेस पर कैनवास आता है, तो मेरे दोस्त इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर और एल। तो मेरे दोस्त पाई तो हमारा पाई पाई 22/7 कर लो, ठीक है। आर, आर मेरे दोस्त हमारे पास 24 है और एल हमारे पास 26 है। अब मेरे दोस्त क्या करना है, अगर आप इसको 70 से मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इतना मीटर स्क्वायर आया है, तो रेट से तो आपको गुना करना ही होगा। आप रेट से गुना कर लो, जैसे ही आप सॉल्व करोगे गुना करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 52, और इंटू मेरे दोस्त ये हमारा 26 और गुने में हो जाएगा 10। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 छके 48 और लास्ट में 0, यानी कि इसके आंसर होने की संभावना मैक्सिमम बन रही है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1,37,280। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे ही बने रहिए। रात्रि की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैथ मेरे दोस्त, टीचर वाली मैथ्स को पढ़ने के लिए आप लोग को मैं थोड़ा कमेंट भी देख रहा हूं कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है tan 2a बराबर cot a प्लस 60 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो बताइए a का मान इनमें से क्या होगा। तो मेरे दोस्त मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारा tan 2a और बराबर मेरे दोस्त ये हमारा cot a प्लस 60 है, ठीक है। आपको कुछ बात को ध्यान रखना होगा, क्या, साइन को बदलने से कॉस आता है, कॉस को बदलने से साइन, टेन को बदलने से कॉट आता है, कॉट को बदलने से टेन, सेक को बदलने से कॉसेक आता है, कॉसेक को बदलने से सेक। याद इतना रखना मेरे दोस्त कि बदलने से जो आता है अगर बराबर में नजर आ गया तो ध्यान रखना कि इसके एंगल का योगफल क्या होगा, 90 डिग्री। तो आज मेरे दोस्त एंगल का योग देखो, 10 को बदलने से कॉट आएगा, बराबर में है ना, तो एंगल का योग 90 होगा। यहाँ का एंगल 2a और यहाँ का एंगल हो गया a+60, और मेरे दोस्त ये दोनों ही मिलके क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। तब तो ये हमारा 3a और बराबर हो जाएगा 30, और a का मान कितने हो जाएंगे, 10। अब a का मान 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग 10 लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक का एक बटन प्रेस करके, ये चूंकि छोटा सा चैनल है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, लाइक कमेंट करेंगे, लाइक का बटन प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। मेरे मित्र मैं देख रहा हूं कि 15 शर्ट का जो सीपी है वो 10 शर्ट के एसपी के बराबर है। तब तो यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे 10/15 यानी कि 2/3। कहने का मतलब 2 की चीज अगर 3 में बेची जाएगी तो लाभ कितने का, 1 का हो जाएगा, और बटे सीपी 2 × 100 ये हमारा 50% हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमें 50% की यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, 50% की प्रॉफिट नजर आ रहा है, जो कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। आगे बढ़िए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्या लिखता है, यदि राधा ने अल्पावधि जमा के अंतर्गत 800 रुपये 73 दिन के लिए 7.5% ब्याज की दर से जमा किया है, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो मेरे दोस्त अगर आप ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो मूलधन गुना समय गुना दर और बटे 100, और मेरे दोस्त दिन को साल में बदलने के लिए 365 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना होगा। 65 से ये 73 से कितनी बार में, 5 बार में जाएगा, और यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला भी गया है, 5 तिया आपका 15 भी हो गया है, और 2 से मेरे मित्र ये 4 बार में चला गया। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आपका 12 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए मेरे दोस्त, ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60 दिनों में करते हैं। हमें कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में
और बी उस काम को 30 दिन में, और मेरे मित्र सी उस काम को 60 दिन में करते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क हमारा 60 हो जाएगा। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम और एक दिन में 1 काम। अब हम क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि मेरे दोस्त ये सभी दिन काम करते हैं, ठीक है, और सभी विषम वाले दिनों में बी ए की सहायता करता है, जबकि सभी सम वाले दिनों में सी ए की सहायता करता है। अच्छी बात है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने हमें स्पष्ट कहा है कि ए पहला दिन भी काम करता है और ए दूसरा दिन भी काम करता है ना मेरे दोस्त। अब क्या बोल रहा है? बी मदद करने आता है हर ऑडमे दिन। जो विषममे दिन मदद करने आता है, यानी पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, इसका मतलब पहला दिन ए का मदद करने कौन आएगा? बी आएगा। और हर इवन में दिन मदद करने सी आ रहा है। इवन का मतलब क्या हुआ? दूसरा, चौथा, छठा, यानी एक दिन मदद करने बी आएगा, एक दिन सी आएगा। तब तो पहला दिन ए भी काम करेगा, दूसरा दिन ए सी काम करेगा। अगर ए भी एक साथ काम करेगा एक दिन, तो 3 और 2 5 काम कर लेगा। अगर ए सी एक दिन काम करेगा तो 3 और 1 4 काम कर लेगा। मेरे दोस्त 5 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे? 9। और यहाँ 1 और 1 हमारे कितने हो जाएंगे? 2। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे मित्र कितना गुना काम करना है? तो आप कहोगे लगभग 6 गुना। 6 गुना काम करोगे तो 6 गुना टाइम भी लगेगा, तो 12 दिन तो पूरा पूरा लग गया। इसके बाद मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि अभी भी 54 ही काम हुआ है, 4 काम अभी भी शेष है। तो अब क्या होगा? बारी बारी से बुलाएंगे तो पहला दिन ए भी आएगा। अब देखो ए बी का 4 कितना काम बचा हुआ है? 60 में 54 काम हुआ, 6 काम बचा हुआ है। 6 काम बचा हुआ है, ए बी को बुलाएंगे तो 5 ही काम करेगा, है ना। यानी 5 काम कर देगा ए बी और 1 दिन का टाइम लग जाएगा। क्या काम खत्म हुआ? नहीं, अभी भी 59 ही काम हुआ है, एक काम और बाकी है। एक काम के लिए एसी को बुलाएंगे तो करना है एक काम, समय कितना लगेगा? तो करना है एक काम, और एसी की क्षमता है 4, यानी हमारा जो समय लगेगा वो मेरे दोस्त समय हो जाएगा 13.1 कितना? 13.1/4 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 13.1/4 हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग अपना आंसर बताइए, क्या कहीं आपको कोई दिक्कत है? लेवल वाला क्वेश्चन दीजिए। ये टेस्ट का डिस्कशन है मेरे दोस्त, टेस्ट का डिस्कशन, ठीक है, ये टेस्ट का डिस्कशन है। चलिए बहुत बढ़िया, ये टेस्ट का डिस्कशन है मेरे दोस्त। आओ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब थोड़ा 8 नंबर क्वेश्चन को समझो मेरे दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस की एक मैच खेल रहे हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा द्वारा जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, क्या दो लोग मैच खेल रहे हैं ना, तो संगीता के जीतने और रेशमा के जीतने, दोनों के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका योगफल हो जाएगा 1, है ना। संगीता के जीतने और रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी का योगफल क्या हो जाएगा? 1। अगर आप संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 जान रहे हैं, तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0.38। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए इसको मेरे दोस्त, ये हमारा कह क्या रहा है? 62,521% की वार्षिक दर से 1.5 साल का सीआई क्या होगा? मेरे दोस्त देखो, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्या बोलते हैं डाटा है, कोई बात नहीं। अब ये देखो, पहला साल पूरा पूरा है और दूसरा साल आधा साल है। तो पहला पहला तो पूरा 21% काम करेगा, और दूसरा साल 21/2% काम करेगा, यानी कि 21/200 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, अरे 21% काम किया तो 21/100, यहाँ 21 का आधा काम करेगा तो 21 का आधा और प्रतिशत के लिए 100। अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लगाऊंगा तो 100 प्रिंसिपल 21 ब्याज के साथ 121 हो जाएगा। दूसरा बार 200 प्रिंसिपल 21 ब्याज के साथ 221 हो जाएगा। हम इस पार देख रहे हैं 20,000 हो जा रहा है। और मेरे दोस्त अगर इधर देखेंगे तो देखो 1 to 1 है और 2 to 1 है। मेरे मित्र ये 1 to 1 हो गया, ये हमारा 2 4 और
2 हो गया है मेरे मित्र। ये 2 4 और 2 हो गया है, यानी कायदे से देखा जाए तो 1 4, ये 7, ये 6 और ये 2 है, 26,741। ठीक है, तो आप यही देखिए आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 6741, 6741। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो हमारे प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल हमारे 62,500। तो जब 20,000 का मान इतना है तो 6741 का मान क्या होगा, 62,500 बट्टे में मेरे दोस्त 20,000 और इंटू 6741। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, फॉर रिवीजन बैच के अंदर बोर्ड पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं मेरे दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा इसको समझिए कि मेरे दोस्त ये क्या है। ये हमारा क्वेश्चन कहता है, एकदम प्यार से देखना है, cos 45 बाई सेक 30 और cosec 30 क्या होगा। cos 45 ये हमारा 1/√2 है, सेक 30 मेरे मित्र ये 2/√3 हो जाएगा, cosec 30 हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1/√2 हो जाएगा, नीचे से √3 ऊपर जाएगा और 2√3 + 2 हो जाएगा नीचे में एलसीएम लेने के बाद। अब हम मेरे दोस्त ये देख पा रहे हैं कि ऊपर √3 तो एज इट इज है, नीचे 2 तो कॉमन आ ही जाएगा बाहर, लेकिन मेरे दोस्त 2 कॉमन आने के बाद ये हमारा √3 + 1 हो जाएगा, लेकिन ये वाली √2 से तो गुना होना अभी शेष है। आप कहोगे हाँ, तब तो यहाँ ऊपर में √3 हो गया और ये हमारा 2। ऐसा कीजिए ना, छोड़िए ना, इतना कौन टेंशन लेता है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे √2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√6 हो जाएगा और ये मेरे दोस्त हमारा 2√2 हो जाएगा। अब आप रेशनलाइज कर लीजिए, जैसे ही रेशनलाइज करिएगा नीचे प्लस है ना, तो 2√6 है ना, -2√2 चिन्ह बदल के गुना करना होगा और मेरे दोस्त उसी से आपको भाग भी देना होगा। ठीक है, तो ऊपर हमारा हो क्या जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारे पास √3 है, इनमें से क्या कॉमन आने वाला है, इनमें से क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर देख रहे हैं √3 और ये हमारे पास 2√6 और -2√2 और डिनोमिनेटर में क्या, a + b × a - b, a स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 24 होगा, b स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्त ये हमारा 8 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 तो बाहर आ जाएगा, बाकी √3 को गुना कीजिए 6 से, √18, √18 का मतलब होता है 3√2, √3 × √2 हमारा हो जाएगा √6 और डिनोमिनेटर में 16, मेरे दोस्त यहाँ से हमारा 8 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, ठीक है भाई, कि नीचे में हमें 8 नजर आ रहा है और वो मेरे दोस्त हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एग्जाम का डेट आ गया है। हाँ मेरे दोस्त, 1 मार्क्स क्लियर नहीं हो पाया था, मैं कोशिश करूंगा कि इस बार आपको दिक्कत नहीं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आई होप कि आपको दिक्कत ना हो। तो मेरे दोस्त ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये मेरे दोस्त वेरीफाई है। अब देखो, अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो मैं देख रहा हूँ कि 2x + 3y = 11 और वो मेरे दोस्त हमारा है 2x और -4y और बराबर अपना -24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। आप जैसे ही इसको सॉल्व करते हो बस घटा लो मेरे दोस्त, घटाओगे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, 4 और 3 7y और बराबर ये हमारे पास हो जाएंगे 35, तो y बराबर कितना हो गया 7। अब y का मान अगर हमारे पास 7 आ चुका है, ठीक है, तो किसी एक में पुट कर दो ना, इसी में पुट कर देते हैं। इसी में हम अगर पुट कर देंगे तो 2 ×
x का मान मेरे दोस्त कितना, x का मान तो हम नहीं जानते, 3 इंटू वाई का मान 7 और बराबर है 11। तो 2x बराबर -10, x बराबर हो जाएगा -। अब x का मान -5 तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, y का मान आप 7 निकाल चुके हैं, m इंटू एक्स का मान -5 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास कितने, बराबर हो गया क्या, 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर -24 है। यहाँ मेरे दोस्त हमारा 7y हो गया, ये हमारा 35 हो गया। ओह 7 बचे 35, यहाँ y का मान 5 होगा मेरे दोस्त, y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब y का मान 5 वही यहाँ पर पुट करेंगे तो 15 होगा, 15 जाके घटेगा, तो 15 जाके जब घटेगा ना यहाँ पे -4, यानी x का मान क्या हो जाएगा, -2। अब x का वही मान -2 यहाँ पर पुट करते हैं, ध्यान दो ये हमारा y का मान आ चुका है 5, m इंटू एक्स का मान -2 और +3, ये इस पर आके 2 हो जाएगा, बराबर माइनस का 2m, तो m का मान हो जाएगा -1। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं कि 40 मिनट का समय उसमें दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे दोस्त। सर लगता है कि आपको फीवर है क्या, आवाज़ भारी लग रहा है। मेरे दोस्त मुझे फीवर नहीं है, सर्दी हो गया है। ठीक है, आइए आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 10 घंटे में धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और धारा के साथ 44 किलोमीटर। तो देखो मेरे दोस्त, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत क्या हो रहा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 44 किलोमीटर। ठीक है, जब हम जाते हैं तो हमें 10 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन जब हम धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, ओके, और धारा के विपरीत मेरे दोस्त जब हम 40 किलोमीटर जाते हैं तो हमें टाइम लगता है 13 घंटा। 10 घंटा में धारा की दिशा में 30, धारा के विपरीत 30 जाते हैं, और ओ उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए, यहाँ ध्यान दो। 10 घंटे में क्या हो रहा है, धारा के विपरीत हम 30 जा रहे हैं और धारा की दिशा में हम 44 जा रहे हैं। ठीक है, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहे हैं और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो हमें 13 घंटे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, धारा की चाल और अस्थिर जल में नाव की चाल। तो मेरे दोस्त हम सभी लोग जानते हैं कि जब नाव और धारा की चाल ऑप्शन में अवेलेबल ही है तो ऑप्शन का ही मदद ले लिया जाए, है ना। तो ऑप्शन का हेल्प लेंगे ना, तो हमें बस टाइम मैच करा देना है, आंसर हो जाएगा। ये नहीं आंसर हो सकता है क्योंकि 6 4 10 जो मेरे दोस्त 44 को नहीं काट पाएगा, ये हमारे आंसर होने की संभावना ज़्यादा है। एक्स, हाँ, नाव है 8, धारा है 3, तब तो जुड़ के धारा की दिशा में 11 की स्पीड काम करेगा। 8 में से 3 गए, यहाँ 5 की स्पीड काम करेगा। यदि हम जोड़ते हैं तो 4 और 6 10 घंटे हो जाएंगे। यहाँ पर 11 की स्पीड, यहाँ पर 5 की स्पीड अगर ऐड करते हैं तो 5 और 8 13 घंटे हो जाएंगे, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें अटैक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 13 नंबर पर। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें कह रहा है कि 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। हम ऑप्शन से ही बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा इक्वेशन लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है तो उस इक्वेशन को ये दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए ना, 1 और 3 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 और 3 0 नहीं बन पाएगा। 1 और 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 और 3 नहीं कर पाएगा। 1 और 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 और 3 नहीं कर पाएगा। तो कहोगे सर ये तो कोई आंसर ही नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं मेरे दोस्त, 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन और बटा y2 माइनस वाई वन बराबर x माइनस एक्स वन और बटे x2 माइनस एक्स वन। तो अब देखो y माइनस वाई वन कितना है हमारा, 5 है मेरे दोस्त, y2 हमारा 3 है और y1 हमारा 5 है।
x माइनस x1 हमारा 5 है, और मेरे दोस्त x2 माइनस x1, तो x2 हम देख पा रहे हैं, सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, 1 मिनट 1 मिनट। x माइनस x1 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x2 1 और माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन कर लो। 3 ये हमारा 3y हो जाएगा, और मेरे दोस्त ये 5 दिया 15 हो गया, -2 तो -2x हो जाएगा, और माइनस 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 मेरे दोस्त यहाँ पर हमें 4 हो जाएगा। अगर हम इसको इस पार ले आते हैं तो 2x + 3y हो जाएगा, और ये देखिए इधर +11 आ जाएगा मेरे दोस्त, जिसके कारण ये +4 आएगा, जिसके कारण ये -11 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2x + 3y -11 होगा। तो देखो, क्या आपको कहीं पे नजर आ रहा है जो मामला आपको सेट करता होना हुआ हो? नहीं मेरे दोस्त, एक भी ऑप्शन इसका नजर नहीं आ रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बहुत बच्चे बी कह रहे हैं, बी मेरे दोस्त किसी भी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि y माइनस जब हम y1 करेंगे तो y1 हमारा 5 है, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस x1 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, x2 माइनस x1 ये हो गया, यहाँ से 3 गुना हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ -2 तो -2x और माइनस का 4 हो जाएगा, इसको इस पार लाया प्लस, ये आ गया 11। नहीं, एक भी आंसर इसमें से नहीं है। अब देखो, इस चैनल पे भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके भाई, इस चैनल पे भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नीरज मयन का नाम का व्यक्ति है जो इतना घटिया झूठ बोल रहा है, इतना घटिया झूठ बोल, कुछ कहने का नहीं। मैंने किसी को क्वेश्चन पूछने से कभी मना नहीं किया है। जब कभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है तो हम वैसी स्थिति में कहते हैं कि नहीं रे, शाम वाली क्लास में या फिर नेक्स्ट डे पूछ लेना। ये इस तरीके से इतने गंदा इल्ज़ाम बेबुनियाद लगाना अच्छी बात नहीं। करो पीछा, कहाँ तक करोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमने कभी ऐसा कहा हो किसी। ठीक है, फिर भी चलो, तुम बोलने के लिए स्वतंत्र हो, कुछ भी बोलो। चलिए आगे बढ़िए। तुम्हारे नज़र में रिस्पेक्ट खत्म होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किसी को बोला ही नहीं है, और तुमसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है। बच्चे जानते हैं कि मेरा कैसा बिहेवियर है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगा? ठीक है, चलो ध्यान दो मेरे दोस्त। अरे कोई बात नहीं ना दोस्त, जब दिल में रेस्पेक्ट नहीं है तो पढ़ के क्या करोगे? पढ़ के तुझे कुछ भी हासिल ही नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम्म, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के टॉप और जर के अवनमन कोण 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगा? मेरे दोस्त आप यहाँ देखो, ये बहुमंजिल, ये मेरे दोस्त कई मंजिला मकान है। इसके टॉप से एक छोटे से मकान के शीर्ष और जर को देखा गया, और इस छोटे से मकान की हाइट 8 मीटर दी हुई। ओके, अब यहां से मेरे दोस्त देखो, इसको मेरे दोस्त अगर हम यहाँ ध्यान देना अच्छे से, इसके शिखर और मेरे दोस्त इसके जर को देखा गया है। पहले शिखर को फिर जर को देखा गया, जहां 30 और 45 डिग्री का कोण पाया है। तो देखो शिखर का जो एंगल है
वो मेरे मित्र 30 डिग्री का एंगल है, और जर्प को जो देखा है वो मेरे दोस्त हमारा 45 डिग्री है। बनेगा तो यहाँ, लेकिन अवनमन और उन्नयन सेम होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब थोड़ा मेरे दोस्त यहाँ समझने की कोशिश करो। 30 डिग्री के लिए लंब हमारा 1 है और आधार हमारा √3। 45 के लिए ये पूरा हमारा लंब 1 है मेरे दोस्त, और 45 के लिए आधार भी हमारा 1 है। अब चूंकि ये एक आयत है और आयत के आमने सामने की भुजा सेम होती है, ये √3 है, इसे भी √3 बनाना होगा, जिसके लिए √3 से गुना, और इसका साथ यहाँ है तो मित्र इसमें भी √3 से गुना करना होगा। अब आइए थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। अब मेरे दोस्त यहाँ से अगर हम देखते हैं, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई निकालना है, तो आप बताइए पूरा √3 में अगर ये 1 है तो ये मेरे दोस्त √3 - 1 होगा, आप कहोगे हाँ। और यही हमारा 8 दिया है, तब तो मेरे दोस्त ये हमारा 8 मीटर हो गया। √3 - 1 रेशियो का मान ये हमारा 8 मीटर है। एक रेशियो का मान ये 4 इंटू √3 + 1 होगा, है ना। मुझे क्या चाहिए मेरे दोस्त, मुझे चाहिए भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई हमारा √3 है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू √3 + 1 और इंटू √3, ये क्या हो जाएगा, 4 √3 इंटू √3 हो जाएगा, और ये हमारा, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बहुत भाई ने ए दिया है ना, बहुत भाई ने ए दिया है। हो गया, चलिए। हो गया, आगे बढ़े। ठीक, अब मेरे दोस्त इसको देखो कि ये क्या है, इसको ध्यान से देखो आप लोग। मेरे दोस्त ये कहता है के किस मान के लिए ये दोनों ही समीकरण के अनूठा हल है। अनूठा हल समझते हो, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होता है a1/a2, और ये डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें, प्रथम समीकरण में x का गुणांक ये हमारा मेरे दोस्त a1 है, और मेरे दोस्त दूसरे समीकरण में x का गुणांक जो है ये हमारा a2 है। डज नॉट इक्वल्स टू, प्रथम समीकरण में y का गुणांक ये हमारा b1 है, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक ये हमारा b2 है। तो मेरे दोस्त ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 के डज नॉट इक्वल्स टू 2, के डज नॉट इक्वल्स टू -2/3, यानी के का मान -2/3 को छोड़कर आप कोई भी मान ले सकते हैं। तो -2/3 को आप नहीं ले सकते हैं, बाकी आप कोई भी मान ले सकते हैं। तब तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, और डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए। हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। मेरे दोस्त ये क्या कहता है, 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा। अगर हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1 और बटे x2 - x, है ना, y2 - y1 x2 - x, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 और बाई में, यानी रिजल्ट कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 1। ठीक है, स्लोप क्या होता है, y2 - y1 x2 - x, y2 - y1 और x2 - x, जरा भी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्त, 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का जो स्लोप होता है y2 - y1 और बाई में x2 - x1, तो 2 - 4 -2 हो जाएगा, और 5 - 3 मेरे दोस्त ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया है, -1।
ठीक है, तो -1 इसका आंसर हो चुका है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या लिख रहे हो? फास्ट रिवीजन बैच के बारे में बताइए, अर्जुन बैच है लेकिन नहीं। अर्जुन बैच के अंदर एनसीईआरटी अर्जुन बैच में क्या हो रहा है, 30 क्वेश्चन पर डे उसमें प्रैक्टिस कराया जा रहा है मिक्स क्वेश्चन की, और सैटरडे संडे उसमें एग्जाम्पलर एससीईआरटी एनसीईआरटी की क्लास होनी है। ठीक है, इस तरीके से वो चल रहा है। अर्जुन बैच हालांकि फिनिश हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उस अभी क्लास उसमें दे रहे हैं, तो अर्जुन बैच 2 भी आपके लिए फायदेमंद होगा। और बाकी फास्ट रिवीजन कोर्स तो है ही। चलिए आगे बढ़िए मेरे दोस्त। यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं, क्या है ये, 23.24, इसको P/Q के रूप में बदलिए। सॉरी, 2 4 नहीं है, 4 3 है। तो इसको आप डायरेक्ट ना मेरे दोस्त 2343 लिख लीजिए। 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9, और इनमें से बिना रेकरिंग वाले को घटा दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 2320, और बट्टे में मेरे दोस्त कितने हैं, 99। तो 2320 और बट्टे में 99, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ। ठीक है, चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से एक घटाया जाता है। अंश में से एक घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। अंश में से एक घटाएंगे तो पक्का 1/3 हो जाएगा। साथ ही साथ हर में 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा। देख लीजिए, बिल्कुल हर में अगर 8 जोड़ेंगे तो 1/4 भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हमारे पास 2 ट्रायंगल अवेलेबल है। एक हमारा मेरे दोस्त डी ई और एफ अवेलेबल है, और एक मेरे दोस्त हमारे पास क्या है, पी क्यू और आर अवेलेबल है। क्या मेरे दोस्त, पी क्यू और आर अवेलेबल है। ठीक है, एंगल डी का मान एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल डी का मान एंगल क्यू के बराबर है, एंगल क्यू के, है ना। और एंगल आर का मान एंगल ई के बराबर है। मेरे दोस्त एंगल आर का जो मान है वो एंगल ई के बराबर है। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सत्य नहीं है। एक त्रिभुज के 2 कोण इसके 2 कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। और ए सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो जाएगा। अब जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो बराबर कोण के सामने की भुजा का अनुपात बराबर होगा। यानी हम ये देख पाएंगे कि हमारा ई एफ और मेरे दोस्त ई एफ और बटे ये हमारा पी आर बराबर होगा अल्फा के सामने डी ई, और बटे मेरे दोस्त क्यू आर के बराबर होगा ये डी एफ और मेरे दोस्त बटा पी क्यू के। ओके, अब जरा देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन के अंदर है। ई तो मेरे दोस्त संभव नहीं है, ये तो गलत है। एक ही त्रिभुज की 2 भुजा कैसे होगा। ई एफ बटा पी आर, ई एफ बटा पी आर बराबर डी एफ बटा पी क्यू, ये हमारा सही है। इसको देखिए, डी ई बटा क्यू आर और डी एफ बटा पी क्यू, डी एफ बटा पी क्यू, डी ई बटा क्यू आर और डी एफ बटा पी क्यू, यानी ये भी सही है। तब तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रवीण कुमार फास्ट रिवीजन कोर्स के अंदर मैं पूरा चैप्टर वाइज और टाइप वाइज उठा रहा हूँ। बेस तो सभी बैच का एससीईआरटी एनसीईआरटी होता है, लेकिन एससीईआरटी एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन जो है वो अर्जुन बैच 2 में होना है, क्योंकि वो उसी के लिए बैच आया था। और फास्ट रिवीजन एससीईआरटी एनसीईआरटी और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया था 1.0 2.0 3.0, उसको बेस बना करके वहाँ पर क्वेश्चन की सेटिंग हो रही है। फाइनल टच इसलिए उसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब आप इसको देखिए, ये क्या है। किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के छोटे कोण की मान क्या होगा। अगर आप अनुपात की राशि x मानते हैं तो 2 लगातार कोण को ही आसन्न कोण कहते हैं। यानी कि ये हमारा 3x हो जाएगा, ये हमारा 6x हो जाएगा। ये मेरे दोस्त समचतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का योगफल 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 9x का मान 180 होगा, तो x का मान 20 हो जाएगा। और x का मान जब 20 हो गया तो 3x का मान क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है मेरे दोस्त।
ठीक है, अब देखो सबसे पहले पीछे वाली क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या है? ओह, रुक जाओ मेरे दोस्त, इसका आंसर चेक करना होगा। इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन सत्य है। देखो ये हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है, और मेरे दोस्त ये भी हमारा ट्रू है। हमसे पूछा है कौन सत्य नहीं है। तो एक ऑप्शन नंबर ए है जो सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ मेरे दोस्त, ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है? ये तो हो चुका है। अभी किस नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ देखो। देखो यहाँ कह रहे हैं कि मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर बराबर है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने और उस दूरी को आने में 1 घंटा अधिक लेती है, तो बताइए धारा की चाल क्या होगी। मेरे दोस्त देखो, 24 किलोमीटर अगर वो धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जा रहा है, और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धारा की दिशा में जब वो जाएगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल काम करेगा, है ना। और जब धारा के विपरीत जाएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो वही कह रहा है कि विपरीत समय दिशा में जो टाइम लगा है वो धारा की दिशा वाली टाइम से 1 घंटा ज्यादा है, यानी इनमें से इनको घटाएंगे तो आपको 1 घंटा दिख जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा की चाल क्या होगी। तो मेरे दोस्त अगर हमें धारा की चाल निकालना है y का मान, हम तो कहेंगे ऑप्शन से पुट कर दीजिए। अगर ऑप्शन से पुट करते हैं 6, तो 12 दूनी 24, और ये 24 से 24 कट जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त अगर हम 6 पुट कर देते हैं y का मान, तो ये हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24 2 घंटे, और 24 से 24 1 घंटे, घटाएंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या उम्मीद करें कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है? 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि 2 डिजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है। 2 डिजिट नंबर की शुरुआत 10 से होती है और आखिरी 99 होता है। 2 अंकों की हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 3 से कटने वाली हो। 2 अंकों की 3 से कटने वाली, पहली नंबर 12 है, अगला हमारा 15 है, अगला 18 है, इसी तरह से बढ़ते हुए मेरे दोस्त आखिरी हमारा 99। कितने टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालोगे तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस प्लस 1, तो हो जाएगा 87/3, 29, 29 और प्लस 1, 30 हो जाएगा। और 30 किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है, बाह्य वृत्त का व्यास क्या होगा। अब तनिक सोचने वाली बात है मेरे दोस्त। देखो, पार्क की आंतरिक परिधि 440 है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा वृत्ताकार पार्क है जिसके चारों ओर ट्रैक बनाया हुआ है, ये ट्रैक है, चारों ओर ट्रैक बनाया हुआ है। अब अगर हम इस ट्रैक की चौड़ाई देखेंगे तो ये हमारा 14 मीटर। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि मेरे दोस्त आंतरिक परिधि हमारा, परिधि आंतरिक हो या बाह्य, परिधि ही होता है ना, परिधि हमारा क्या है 440। अब हम यहाँ से मेरे दोस्त देखेंगे तो 44 दहे का, यानी आर का मान आ जाएगा 70। अब मेरे दोस्त ये अंदर वाली त्रिज्या अगर 70 है तो व्यास 140 होगा। अब इधर अगर 14 बढ़ेगा, इधर अगर 14 बढ़ेगा, तब तो पूरा 14 14 28 हो जाएगा। तो मेरे मित्र 28 जोड़ने के बाद हो जाएगा 168 मीटर। हमें क्या कह रहा है कि बाहरी व्यास बताइए। बाहरी व्यास हमारा 168 हो जाएगा। 168 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ध्यान से इसको देखिए। देखिए हमसे कहता है सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे दोस्त दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और मेरे दोस्त जन्मदिन एक ही हो। ठीक है, ये एक शानदार सवाल है, और मेरे दोस्त इस शानदार सवाल को मैं इसका एक अलग से मेरे दोस्त आंसर, आप लोग जानते ही हैं कि इसका आंसर क्या है। इस पर हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं अलग से।
तो कल तो नहीं, परसों यानी कि सैटरडे के दिन, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक पर्सनल वीडियो बना करके आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊँ, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का एक बेहतरीन टाइप है। बाकी आप आंसर जानते हैं क्योंकि आंसर आप सभी को मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसको एक वीडियो के थ्रू, एक अलग सेपरेट वीडियो में मेरे दोस्त, इसको हम लोग एक अलग से वीडियो इसमें शूट करेंगे। ठीक है, और इस पर आधारित जितने पॉसिबिलिटी होंगे सबको डिटेल वर्जन में आपको बताया जाए। ठीक है, आइए अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखिए कि ये हमारा क्या है। ये दोनों में आप देखिए साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो 1 - 2, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे से मेरे दोस्त हमारा कॉस कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा 2 cos स्क्वायर और मेरे दोस्त -1। कोशिश करेंगे कि कल दिन में ही वीडियो शूट कर दें, बहुत अच्छा रहेगा प्रोबेबिलिटी। मेरे दोस्त ये देखिए, ये हमारा साइन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और नीचे भी ये हमारा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये साइन बाय कॉस तो 10 हो ही गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त हमारा क्या हो गया है, 10 हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको देखिए थोड़ा सा, ये क्या है मेरे दोस्त। ये कहता है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि हुई है, 30% के लाभ पर बेचेगा तो बिक्री मूल्य क्या होगा। 10% की हानि पर बेचेगा यानी कि 90%। जब 90% में बेचेगा तो 360 हो जाएगा। 1% का मान यहाँ से 4 हो गया। तो मित्र मेरे 100% का मान क्या होगा, ये मेरे दोस्त हमारा 400 है ना। हमसे कहना क्या चाहता है, 30% के लाभ पर बेचेंगे। 30% के लाभ पर बेचेगा तो 130 पर बेचेगा। एक का मान 4 तो 130 का मान हो जाएंगे कितने हैं, 130 का मान कितना हो जाएगा मेरे मित्र, 13 चौके 52 यानी कि 520। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बाजार समिति के अंदर फर्स्ट डिवीजन मैथ में थ्योरी दीजिएगा या है नहीं, दोनों है सर दोस्त मेरे, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों है, थ्योरी के साथ ही क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन है और उसी पर थ्योरी की जरूरत पड़ रहा है तो हम थ्योरी भी दे रहे हैं। एक अपरिमेय संख्या के लिए कौन सत्य है। अगर दशमलव का प्रसार शांत हो जाएगा तो फिर वो अपरिमेय क्यों होगा, इसलिए अपरिमेय के लिए सत्य नहीं है। मेरे मित्र अगर अशांत के साथ आवर्ती हो जाए, यानी रिपीटिशन रिपीटिंग डेसिमल हो जाए, तब तो p/q के रूप में बदल ही जाएगा, तो फिर अपरिमेय क्यों होगा। अगर अशांत आवर्ती है तो वो परिमेय होता है, लेकिन यहाँ बात अपरिमेय की हो रही है, इसके लिए ये भी सत्य नहीं है। अपरिमेय संख्या के लिए एक ही चीज सत्य है कि इसका दशमलव प्रसाद अशांत और अनावर्ती होता है, यानी ना तो टर्मिनेट होगा ना ही ये मेरे दोस्त रिपीट करेगा, तो यही इसके लिए सत्य है। दस जून से 12 जून एग्जाम का डेट आ गया है। चलिए थैंक यू, थैंक यू मेरे दोस्त, देख लेंगे हम। अब आप इसको देखिए, 4052 और 420 का HCF क्या होगा। अब मेरे मित्र इसमें तो हमें पहले पहले तो यही चीज दिख रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो जब भी इसका HCF होगा 4 या उससे बड़ा होगा। मेरे मित्र HCF 1 2 और मेरे भाई 3 कैसे हो सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। इनका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF तो दोनों 4 4 से कट रहा है, तो 4 या उससे भी ज़्यादा होगा, फिर वहाँ 3 2 और 1 HCF भला कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसको देखो, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करें। हमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान 0 होगा। हमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से, मेरे मित्र दो बिंदु के बीच की दूरी एक समान है। एक बिंदु हमारा 6,3 है और मेरे दोस्त एक बिंदु हमारा 3,6 है। ये दोनों की जो डिस्टेंस है वो मेरे दोस्त एक समान है, ये दोनों की डिस्टेंस एक समान। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जब डिस्टेंस एक समान है, इसको मैं ए इसको मैं बी मान रहा हूँ और इसको पी,
तो क्या ये दोनों इक्वी डिस्टेंट होंगे? आप कहोगे हाँ। तो मेरे दोस्त ये हमारा ए पी स्क्वायर है। आई अगर ए पी बराबर है बी पी के, तब तो ए पी स्क्वायर भी बराबर होगा बी पी स्क्वायर के, कहोगे हाँ। तो दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे? तो मेरे दोस्त आपको पता है x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर और y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर और मेरे दोस्त y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36 प्लस 9 बराबर, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 और प्लस हो जाएगा 36। अब मेरे दोस्त हम यहाँ देखने चले जाएंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट गया, माइनस 12x प्लस 6x हो जाएगा इधर आके, तो माइनस 6x हो जाएगा बराबर, यहाँ हमारा ई का हो रहा है तो जुल्म में हो जाएगा है। ध्यान दो भाई, ये तो अजीब बात है। अब हम देख दिए सर इधर माइनस का 6x हो गया और ये 45 जाके 45 में घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। फाइनली x का मान हमें 0 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे दोस्त हमारा 0 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि ये हमारे पास 0 0 वाला मामला आ रहा है। नौ कैसे हो गया? तो देखो ना, x माइनस 6 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 न होगा। फिर देखो x - 3 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 ही ना होगा। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखो, 40 मानों का समांतर माध्य 65 है। 40 मानों में प्रत्येक में 5 जोड़ देंगे तो नया माध्य क्या होगा? अगर प्रत्येक चरमान में 5 जोड़ोगे तो माध्य भी 5 से बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा 70 हो जाएगा, यानी कि हमारा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो मेरे दोस्त, हमसे ये कह रहा है कि x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा 1 हो जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस देखो, इससे इसमें भाग दे तो क्या रिमाइंडर आएगा? जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर करके x का मान लाइए। x का मान ले आए, x का वही मान इसमें पुट कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1। जैसे ही आपने मान पुट कर दिया तो मेरे मित्र यही आपका रिमाइंडर हो गया, आंसर हो गया। अब देखो ना, इससे इसमें भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर करो, x का मान लो, x का वही मान इसमें डाल दो, जो आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा, 0 हो गया, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आप देख लो, हमें कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है जिनके मूल अल्फा बीटा है, आप इसका मान बताइए। तो देखिए, अल्फा बाय बीटा, और अगर हमसे कोई बीटा बाय अल्फा मांग रहा है तो मेरे भाई ये तो हमारा अल्फा बीटा हो गया, ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर। तो अब ये देखो आप कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा, ठीक, और बाय में अल्फा बीटा तो है ही। तो अगर हम इसके मूल निकाल, अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल निकालेंगे, 7/2 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो c/a यानी कि 6 हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 7/2 है तो 49/4 हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हमारा 6 है और बाय नीचे भी 6 हो गया। 12 चौके 48 तो 1/4 हो जाएगा, नीचे में 6, तो रिजल्ट 1 हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए, हमारा 32 हो गया। अब मेरे दोस्त हम 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 1410 डिग्री का मान क्या होगा? कॉसेक 1410, कॉसेक, अब देखिए 360 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 1440, इनमें से 30 हटा दीजिए, 1430 1410 हो जाएगा। कॉसेक 360 के केस में रेशियो नहीं बदलता है, थीटा थीटा ही रहेगा, ये फोर्थ क्वाड्रांट में होता है ना, इसलिए कॉसेक नेगेटिव हो जाएगा।
तो -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत लोग देखिए 2 लेके आ रहे हैं, पता नहीं 2 कैसे लेके आ रहे हैं, है ना। 1440 -30 तो ही ना जाके होगा जी, है। और 360 -थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है। चलो ठीक है, स्टॉक एंड शेयर्स का समय आ गया है। ठीक है मेरे दोस्त, एक द्विघात समीकरण क्या होंगे जिनके मूलों का गुणनफल दिया है -3 और मूलों का योगफल दिया है -3 और गुणनफल 2। तो द्विघात समीकरण होगा x² मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। तब तो मेरे दोस्त x² प्लस का 3x प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 3x² प्लस 3x प्लस। ठीक है, आइए मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अब ये देखिए, हमसे ये कह रहा है 4 महिलाएं या 7 लड़कियां एक काम 58 दिनों में करती हैं। चार महिलाएं 4 महिलाएं या 7 गर्ल्स किसी काम को 58 दिनों में करती हैं। तो मेरे दोस्त 12 महिलाएं और मेरे दोस्त 8 गर्ल्स उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहली बात तो देखिए, महिला अगर 7 लड़की के बराबर है, महिला और लड़की की क्षमता का अनुपात 7:4 है। ठीक है, अब मेरे दोस्त किसी एक को उठाइए, महिला को ही उठा लीजिए। 4 महिला काम को 58 दिन में कर रही है, वही काम ये लोग मिलकर के अगर करेंगे, 12 महिला और 8 लड़की, तो कितने दिनों में हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर महिला की क्षमता है 7, 7 चौके 28 और इंटू 58 बराबर। इधर हम देख पा रहे हैं महिला की क्षमता क्या है, महिला है ना, तो महिला है तो वोमेन की बात कीजिए ना। तो वोमेन की क्षमता 7 है और मेन की क्षमता 4 है। ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, 84 और 32। तो मेरे मित्र 84 और 32 की बात जब होगी तो 116 हो जाएगा, आया ना। 116 और इंटू एक्स, यहाँ से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 14 बार में, यानी एक्स का मान हो जाएगा 14। अब एक्स का मान 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे मित्र आप उसको 30 क्यों गिन रहे हो? 1410 है। आप 3 राउंड जब मारोगे ना, तो तीसरा राउंड पूरा करने से 30 डिग्री पहले ही रह जाओगे, तो फोर्थ में ही रुक जाओगे ना। आओ, मेरा बहुलक अगर 12 है तो के का मान क्या होगा? अब देखो 11 भी हमारा 2 बार है मेरे दोस्त, 12 भी 2 बार है, हम देख रहे हैं कि 15 भी 2 बार है। तो जो ज़्यादा ज़्यादा बार है उसमें 15 भी 2 बार है, 11 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार है, फिर भी बहुलक 2 कह रहा है, फिर भी बहुलक 12 कह रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही तो बहुलक होगा। इसका मतलब 12 बहुलक तभी हो सकता है जब के का मान 12 होगा, तभी तो 12 3 बार आएगा, सबसे ज्यादा बार और बहुलक हो पाएगा। यानी के का मान मेरे दोस्त 12 ही होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16 और 36 है, तो उनके भुजा का अनुपात होगा 4 और 6। तो मेरे मित्र 4 और 6 इस क्वेश्चन का हमें आंसर दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी परीक्षा में 80% मार्क्स, देखिए 80% अंग्रेजी में और 85% गणित में। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में 80% और मेरे दोस्त 85% किस में? मैथ्स में। और हम देख रहे हैं 75% दोनों में। क्या हुआ है? पास हुआ है। यदि 45 छात्र दोनों में फेल हुआ है, बताइए सर। अब मेरे दोस्त मजे की बात यहाँ पर यह है कि 80 में अगर ये 75 है तो 5% होगा, 85 में अगर ये 75 है तब तो ये 10% होगा। आप कहोगे हाँ, ये जो सर्कल के अंदर है ना, ये पास वाले हैं। तो 75 और 10 85 और 5 90, 90% अगर पास हो गया है तब तो मेरे दोस्त 10% फेल होगा।
और यही 10% हर जगह फेल हो जाएगा। जो दिया है मेरे दोस्त 40, तब तो हमारा 100% का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा 400 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हमें कह रहा है कि एक संख्या को 5/3 से गुना करना है, लेकिन करते हैं 3/5 से। गुना करना है 5/3 से, लेकिन करते हैं 3/5 से। ठीक है, तो बताइए क्या त्रुटि रह जाएगी। इसके लिए सबसे पहले वो संख्या ढूंढिए। संख्या कुछ और नहीं, ये 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। 15 से इसमें भी गुना कीजिए, 15 से इसमें भी गुना कीजिए। यहाँ देखेंगे 5 5 5 25 हो जाएगा, और मेरे मित्र 5 दिया 15, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। मतलब एक नंबर है 15, जिसमें 5/3 से गुना करना था, कर दिए 3/5 से। तो आंसर आना चाहिए 25, आ गया 9। तो आंसर में त्रुटि कितने की, 16 की। इस 25 से इंटू 100, तो 64% की त्रुटि हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है। कहता है केशव और विपुल 9:10 के अनुपात वर्तमान में। केशव और विपुल जो है ना, 9:10 का अनुपात है। 12 साल के बाद, ही प्रेजेंट की कहानी है। 12 साल के बाद क्या होगा, केशव और विपुल के आयु का अनुपात, ये हमारा 13:14 हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर ये हमारा 9:10 है, और ये हमारे पास 13:14 है। केशव की वर्तमान आयु क्या होगा। अब हम ये देख रहे हैं, आप ही देखिए मेरे दोस्त, वर्तमान से 12 साल बाद गए तो 4 की वृद्धि, वर्तमान से 12 साल बाद गए तो 4 की वृद्धि, और यही जो 4 की वृद्धि है वो वर्तमान से 12 साल बाद यानी 12 साल की वृद्धि हो गया। एक रेशियो का मान 3 साल हो जाएगा। अब एक का मान अगर 3 साल हो गया, तो मेरे मित्र केशव 1 = 3 साल, तो 9 बराबर हो जाएगा 27 साल। यानी हम ये देख रहे हैं केशव की वर्तमान उम्र जो है